मेरा नाम है अनुराग, आप देख रहे हैं टीएमएम और मैं आज रिव्यू करूंगा पावर स्टार पवन कल्याण की मूवी ओजी का। 2 घंटे और 35 मिनट की इस मूवी में आपको मासेस के लिए सब कुछ देखने को मिलेगा, माइनस सॉन्ग और आइटम सॉन्ग। तो आप पूरे टाइम सोचते हैं सिर्फ और सिर्फ पीएसपीके के बारे में और पूरी टाइम पे आप देखते हैं सिर्फ पीएसपीके को, लेकिन आप सुनते हैं तमन एस को और उनके बैकग्राउंड स्कोर के बिना ये मूवी लिटरली अधूरी थी। और बंधु, जो वस्तु है गड़बड़ इस मूवी में वो ये है कि इसके अलावा इस मूवी में शायद कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि वर्थ मेंशनिंग हो। ఈ మూవీలో స్టోరీ లేదు, స్క్రిప్ట్ లేదు, మాత్రమే స్టైల్ ఉంది। ఇది पीएसपी के अभिमानुల కోసం तैयार చేయబడింది। जैसे मैं अभी तेलुगु में स्विच हो गया, वैसे ही एक सीन के अंदर पवन कल्याण जापानीज़ में स्विच हो जाते हैं एंड दैट टू वेरी सीमलेसली। तो ये दिखाता है कि पवन कल्याण वो मेहनती भी हैं और वो अपने फैंस को पूरा का पूरा वो अपीयरेंस देना चाहते हैं जो फैंस देखने के लिए थिएटर में पहुंचे हैं। बट फैन सर्विस के चलते सुजीत उनके कैरेक्टर को ट्वीक नहीं कर पाए हैं। पवन कल्याण का स्क्रीन अपीयरेंस डिलाइटफुल लगा है, लेकिन वो केजीएफ और सालार से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। बहुत ज़्यादा मतलब कि बेहद से भी बेहद ज़्यादा। और ये चीज़ आपको तब नोटिस करने को मिलती है जब श्रेया रेड्डी कुछ बोलती हैं और एक आपको इंट्रो देखने को मिलता है, फिर सुबालेखा सुधाकर कुछ बोलते हैं, फिर आपको एक इंट्रो देखने को मिलता है, फिर तेज सापरू कुछ बोलते हैं, फिर आपको एक इंट्रो देखने को मिलता है, फिर प्रकाश राज कुछ बोलते हैं, फिर आपको एक इंट्रो देखने को मिलता है। और 5 से 6 बार तक आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रो शॉट्स ही देखने को मिले हैं। और जितनी बार भी कोई ओजी बोल रहा है उतनी बार एक नया बैकग्राउंड स्कोर बज रहा है, लेकिन वो बैकग्राउंड स्कोर सुन के आप बोर नहीं होते। लेकिन जब ये इंट्रोज रिपीटेटिव जाते हैं तो आप ऑरा बिल्डिंग के बारे में सोचने लग जाते हैं, और वो बंदा जिसका ऑरा पहले से बना हुआ है उसका क्या ऑरा बनाना, इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद में बात करूंगा। बट अब आते हैं सुजीत के ऊपर। तो सुजीत ने फैन सर्विस देने के चक्कर में डेस्परेशन उनकी राइटिंग के अंदर दिखने लग जाती है, और वो भी लाइक टुवर्ड्स वन थिंग विच इज़ द स्टारडम एलिवेशन, जिसकी की ज़रूरत नहीं थी। अब कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन के अंदर भी उन्होंने सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, एक तो इमरान हाशमी का कैरेक्टर और दूसरा पावर स्टार पवन कल्याण का कैरेक्टर। अब इमरान हाशमी का जो कैरेक्टर है उसका जो एंट्री है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बताई है, लेकिन जब वो कैरेक्टर धरातल पे आता है तब आप देखते हैं कि वो कैरेक्टर उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहा है जितना उस कैरेक्टर को स्टार्ट में दिखाया था। और कैरेक्टर्स बहुत ही इनकन्सिस्टेंट डेप्थ वाले हैं। एक टाइम पे तो वो कोई भी कैरेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है अपनी टीम के साथ में, और कुछ समय बाद में वही कैरेक्टर बिना किसी रीज़न के अपनी टीम को छोड़कर अकेला युद्ध लड़ने के लिए निकल जाता है, और पता नहीं क्यों। अगर ऑनेस्टली और इंटेंसिटी से कोई मूवी प्रेजेंट की जाती है तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है, लेकिन उसमें कास्ट एंसेंबल भी होती है। ये सीखना चाहिए था सुजीत को कंपनी से। इस मूवी में इंटेंसिटी बहुत कम है, ये मूवी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल बन जाती है, इसलिए ये इंटेंसिटी भी लूज कर देती है। जब आप मूवी देख रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि कब विलन की एंट्री होगी, आगे क्या होने वाला है, एंड इवन आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो जो छोटा सा सस्पेंस रखा है अर्जुन दास के कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए, उस कैरेक्टर के पीछे की क्या कहानी है, आप वो भी थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर ही लेते हो। टेक्निकली अगर देखा जाए तो दिस इज़ ए वेरी साउंड मूवी, बट इस मूवी का नरेशन बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। इतने सारे सब प्लॉट्स और इतने सारे कट ओवर शॉट्स आते हैं कि दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चल क्या रहा है, कहाँ चल रहा है, किस टाइम में चल रहा है, और उसके बाद में उन सब चीज़ों को एक जगह पे मिला के नहीं देख पाते। नरेशन को स्ट्रीमलाइंड होना चाहिए था, नरेशन में ठहराव की कमी है और रेस्टलेसनेस इसी चीज़ को कहते हैं। स्क्रीन राइटर का इम्पेशंस आपको स्क्रिप्ट के अंदर, स्टोरी के अंदर साफ दिखाई देता है जब आपको इवेंट्स के अंदर प्रेडिक्टेबिलिटी दिखने लग जाती है। इससे होता यह है कि कैरेक्टर्स डेप्थ लूज करते हैं और बीइंग ए दर्शक आप इंटरेस्ट लूज करते हो। दैट सिंपली मीन्स कि अगर आपके पास इतने सारे कैरेक्टर्स हैं तो उनको यूटिलाइज करो, उनकी यूएसपीज़ को निकालिए और उस यूएसपी को स्क्रीन पे दिखाइए। फोटोग्राफी में मनोज परमहंस और रविचंद्रन ने बहुत ही कमाल काम किया है। आई मीन जितने भी शॉट्स हैं उन सारे शॉट्स के अंदर बहुत ही अच्छा कलर ग्रेडिंग, बहुत ही बेहतरीन कैमरा एंगल्स यूटिलाइज किए हैं। स्पेसिफिकली वो शॉट्स जिनके अंदर पावर स्टार पवन कल्याण का इंट्रो आपको दिखाई देता है। हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर द फोटोग्राफर फेल्स एंड इट इज़ लाइक वेरी वेल डन। नवीन नूली ने एडिटिंग करी है अदरवाइज अच्छी, गाना नहीं है और आपको अदरवाइज कोई भी स्टूपिड स्टफ देखने को नहीं मिलता है, टाइटल कार्ड वाला अगर गाना छोड़ दें तो। लेकिन उनकी एडिटिंग फर्स्ट हाफ में बहुत ही ज़्यादा हाइपर काइनेटिक लेवल की दिखती है, और वहाँ पर
इनको एडिटिंग के अंदर थोड़ा सा चेंज लेके आना चाहिए था। शायद वो ऐसा इसलिए किया गया है कि वो वाला जो टाइम है वो काफ़ी खिंचा हुआ भी लोगों को लगता है। इंटरवल का जो सीन है वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड है, और पोस्ट इंटरवल जब मूवी स्टार्ट होती है तो आधे घंटे तक बहुत ही ज़्यादा मतलब बांध के रखने वाली टाइप का मूवी स्क्रिप्ट देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद में मूवी वापस ढीली पड़ जाती है। मूवी का आर्ट डायरेक्शन हालांकि काफ़ी अच्छा है, लेकिन फैक्चुअल एरर्स के साथ आता है। जैसे कि दूरदर्शन के एक समाचार दिखाते हैं तो उसका एक लोगो आता है कोने में, वो आज के जो दूरदर्शन का लोगो है वो दिखाया जाता है, और जो दूरदर्शन का पहला लोगो है वो अराउंड 1993 या 1994 में रिवील हुआ था, और उस टाइम पे वो वाइट कलर का अकेला लोगो आता था। सो दिस इज व्हाट आई नो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। स्टाइलिंग में भी एक दो जगह पे गड़बड़ियाँ दिखती हैं, जो कि आपको लगता है कि ये रीसेंट ट्रेंड्स किसी ने पहन रखे हैं। बिकॉज मूवी में असली प्रॉब्लम है इसका प्रेडिक्टेबल होना और इसका रेस्टलेस होना, तो ये मूवी डिलीवर नहीं कर पाती है। बाहुबली 2 में एक सीन है जब राणा दग्गुबाती का राज तिलक हो रहा होता है, और उस टाइम पे प्रभास बोलना शुरू करते हैं कि अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, और उसके बाद में आपको बेहतरीन जन समर्थन देखने को मिलता है, एक्साइटमेंट की लहर आती है, गूज़बम्प्स वाला सीन है वो। और मैंने इसको हॉल में 3 से 4 बार देखा, हर बार उसके अंदर पूरा का पूरा हॉल हिल गया था। अब मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एस.एस. राजामौली ने पवन कल्याण सर की एक पॉलिटिकल रैली अटेंड करी थी, और उससे इंस्पायर होकर उन्होंने वो वाला सीन लिखा, और ये चीज़ सुजीत ने बिल्कुल मिस करी है। उस बंदे ने, सुजीत ने उनका ऑरा बिल्ड करने की कोशिश करी है जिस बंदे का ऑरा पहले से बिल्ड किया हुआ है। तो ये थी वो ऑरा वाली बात जिसके बारे में मैंने कहा था कि मैं थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ। अगर आप पीएसपी के फ़ैन हैं, या आप मसाला मूवीज़ देखने के इच्छुक हैं, या फिर आपको मसाला मूवीज़ देखने में कोई संकोच नहीं है, तो ये मूवी आप जाइए थिएटर में देख के आइए, बशर्ते कि थिएटर भरा हुआ हो। इसके प्रेडिक्टिव होने की वजह से इसे बहुत शानदार मूवी की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, लेकिन ये मूवी इससे बेहतर बन सकती थी। पर्सनली मुझे फील होता है कि दिस इज़ ए मिस्ड बस बाय सुजीत। इससे अगर थोड़ा सा और टाइम देखकर बनाया जाता तो 2025 में जो हमको बहुत सारे धोखे हुए हैं, कमल हसन की ठग लाइफ, रजनीकांत सर की कूली, AR मुरुगदास सर की सिकंदर, और ऐसे कुछ, और एक वो 14 अगस्त वाली वार, जो ऐसे हमको धोखे हुए हैं वैसा हमको धोखा नहीं होता। सो पवन कल्याण सर फैंस के लिए ये मूवी बनी हुई है, आप जाइए इस मूवी को देख के आइए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मूवी सिर्फ वहीं तक सीमित होकर रह जाती है, और दिस इज़ श्योरली ए मिस्ड बस बाय सुजीत इवन इफ इट हैज़ सम साहो कनेक्शंस विद इट। सो अगर सुजीत अपना एक यूनिवर्स बिल्ड कर रहे हैं तो ही need to be extra cautious when he want to deliver something the next time. So बस यही था हमारा रिव्यू इस मूवी का। मिलते हैं आपसे अगले रिव्यू में। अडियोस, जय हिंद।